जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि नवीन सर के द्वारा कराया जा रहा है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर, और मोर क्या करता है, उड़ता है। तो उड़ने से क्या करेंगे हम, छऊ जो नृत्य है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो मयूरभंज छऊ, दूसरा होता है सरायकेला छऊ, और तीसरा होता है पुरुलिया छऊ। तो मयूरभंज छऊ जो है, मयूर होता है, मयूर मतलब उड़ता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा का हो गया। सरायकेला, केला जो है वो किस में उगता है, तो झाड़ में उगता है। किसमें, झाड़ के तरीके का जो केला है वो उड़ता है। तो सरायकेला छऊ जो है वो कहाँ पर, झारखंड में। पूरा लिया, क्या पूरा लिया, पुरुलिया छऊ, यानी कि पूरा बंगला लिया। क्या लिया, जो पूरा बंगला है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये पुरुलिया छऊ होता है। छऊ के कलाकार जो हैं, जो कि मकर ध्वज दरोगा जो है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन इनसे बनता है, ठीक है। गंभीर सिंह मुंडा और साधु चरण महतो, ये जो है, ये दोनों तीनों ही जो है वो छऊ नृत्य से संबंधित हैं। नेपाल चंद्र सूत्रधार की बात कर लेते हैं, तो इन्हें पद्मश्री जो है वो 2024 में मिला है, और ये भी छऊ नृत्य से संबंधित हैं। कौन, नेपाल चंद्र सूत्रधार। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं, तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और सांस्कृतिक नृत्य की बात कर लेते हैं तो 9 है। कौन है, 9 है, जिसमें छऊ भी जुड़ जाता है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, सांस्कृतिक नृत्य की बात कर लेते हैं तो 9 है। उड़ीसी की कौन सा है, तो उड़ीसी नृत्य जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली और मोहिनी अट्टम, जो कि हमने पहले सेट में आपको बताया था कि ये केरल के क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। 2 शास्त्रीय नृत्य किसके हैं, केरल के हैं। भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना नृत्य है, और ये कहाँ का है, भरत कह रहे हैं कि तुम मिलने आना। कच्ची पूड़ी कब रह जाती है, जब व्यक्ति कैसा है, अंधा। तो आंध्र प्रदेश जो है, ये कच्ची पूड़ी, यहाँ कच्ची पूड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है, जो कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम से संबंधित है। कौन, कुचिपुड़ी। कथक की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का है। और सतरिया की बात कर लेते हैं तो ये सबसे नवीनतम नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि असम का नृत्य है, और इसको जो है 2000 में शास्त्रीय नृत्य में इसको जोड़ा गया था। श्रीमद शंकर देव जो है, इन्होंने इनके प्रयासों के द्वारा जो है सतरिया नृत्य को जोड़ा गया था, जो क्या दर्शाता है, जो कि असम के वैष्णव मठ को दर्शाता है सतरिया नृत्य। साउथ में 4 नृत्य हैं, नॉर्थ में 1 नृत्य है, नॉर्थ ईस्ट में 2 नृत्य हैं, और साउथ ईस्ट में 1 नृत्य है। साउथ में कितने हैं, 4 नृत्य हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर कि उस्ताद मोही बाहुद्दीन डांगर का संबंध किससे है। तो मोही बाहुद्दीन डांगर, डांगर शब्द जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पर आप जाएंगे रुद्रवीणा से। अगर आप अपनी डगर से भटकते हैं तो रुद्र, रुद्र का मतलब होता है गुस्सा आना, ठीक है। इसके अलावा सादिक अली खान और असद अली, ये भी किससे संबंधित हैं, तो ये रुद्रवीणा से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आया था अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, तो ये सरोद से संबंधित थे। मुझे अलाउद्दीन खान जो है वो असद अली लगा वहाँ पर, और हम वहाँ पर वीड़ा लगा आए। थोड़े से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। वैसे पढ़ा था कि अलाउद्दीन खान जो है वो सरोद वादक से संबंधित है, लेकिन कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में कि क्वेश्चन जो हो गया मेरा गलत। बांसुरी हरि किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को। और बांसुरी जो है वो किसकी बनाते थे, पन्ने की बनाते थे, पन्ना लाल घोष। और कैसे आकार में बनाते थे, तो कुंजमणि के आकार में बनाते थे। चौरसिया वर्ड जो है, रूट वर्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो ये बांसुरी से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया, ये बांसुरी से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर, जिनकी पुत्री का नाम है अनुष्का शंकर, ये भी किससे जुड़े हैं, तो ये सितार से जुड़े हैं, और इनकी पुत्री भी सितार से जुड़ी हुई हैं, अनुष्का शंकर। पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न 1999 में मिला था।
और जर्मनी में इन्होंने जो है 1967-68 में एक एल्बम बनाया था, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, इनका एल्बम कौन सा है? वेस्ट मीट्स ईस्ट। अरविंद कुमार शर्मा की बात कर लेते हैं तो ये भी सितार से संबंधित है। और तबला बाजक कौन है? तो जाकिर हुसैन, जो कि तबला बाजक हैं। इन्हें जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1992 में भी मिला था और 2024 में भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसको? जाकिर हुसैन को, जो कि एक तबला वादक हैं। मुख्यालय की बात कर लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन में बना हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, जो कि 1961 में बना था। ओपेक की बात कर लेते हैं। ओपेक जिसकी स्थापना 1960 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में बना हुआ है। आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में बना हुआ है, जो कि 1944 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1945 में इसकी शुरुआत होती है। WHO, WTO, ILO और WMO, इन चारों का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। लेकिन WHO की स्थापना भी पूछ लेते हैं तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। UNDP, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है। अंकटाड जिसको हम कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। UNFCCC की बात कर लेते हैं तो जर्मनी के वॉन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। UNEP की बात कर लेते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है और UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लेते हैं तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में स्थित है और इसको 1972 में बनाया गया था। इसरो की बात कर लेते हैं तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायण हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। कब? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। DRDO की स्थापना की बात कर लेते हैं तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष समीर वी कामत हैं और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1958 में इसकी होती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में बनाया जाता है। वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। किसका? DRDO का। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया जाता है? परमाणु बम अलग है, परमाणु ऊर्जा आयोग अलग है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसकी स्थापना 1948 में होती है, जबकि परमाणु बम का परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 में होता है। उस समय जो PM है वो इंदिरा गांधी जी रहती हैं। कौन रहती हैं? इंदिरा गांधी जी जो हैं वो रहती हैं। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद रहते हैं राष्ट्रपति। और परमाणु बम परीक्षण जो है ये राजस्थान के पोखरण जिले में होता है और इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड होता है। दूसरा परीक्षण कब होता है? यहाँ 1974 में हो जाता है, फिर उसके बाद में 1998 में होता है दूसरा परीक्षण। उस समय जो है वो PM अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं और राष्ट्रपति जो है वो KR नारायण रहते हैं। और राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किसने संभाला था इस टाइम पर? तो अब APJ अब्दुल कलाम ने संभाला था। और ये भी जो परीक्षण है वो भी राजस्थान पोखरण में होता है और इसका जो कोड रहता है वो रहता है ऑपरेशन शक्ति। पहला उपग्रह कब लॉन्च किया जाता है? तो पहला उपग्रह जो है वो 1975 में किया जाता है, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? उपग्रह आर्यभट्ट था। रॉकेट कौन था? तो कॉस्मोस 3M जो है इसका इस्तेमाल किया गया था रॉकेट लॉन्चर का। पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो पहला स्वदेशी उपग्रह एप्पल था।
जिसका जिसको लॉन्च कब किया गया था, तो 19 जून 1981 में इसको लॉन्च किया जाता है। IGMDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके जनक किसको कहते हैं? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1982-83 में होती है। एशियाई खेलों की बात कर लेते हैं, तो एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एशियाई खेलों का जो सुझाव है वो सर्वप्रथम 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में होता है। पहले एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, तो पहले एशियन गेम्स जो है वो 1951 में नई दिल्ली में होते हैं। दूसरे कब होते हैं? फिलीपींस की राजधानी जो कि मनीला है, यहाँ पर होते हैं दूसरे कब? 1954 में। भारत में अब तक 2 बार हो चुके हैं, एक 1951 में, दूसरे 1982 में। ठीक है, जब पहली बार हुए थे तब भारत की रैंक 2nd नंबर पर थी। जब दूसरी बार हुए 1982 में, तो भारत की रैंक कितनी रही? 5वीं रही। 2023 में एशियन गेम्स जो है, 2023 की बात कर लेते हैं। इसमें एशियन गेम्स में चीन में झांगझू करके है, यहाँ पर इनका आयोजन होता है एशियन गेम्स का। ठीक है, 2023 में। और भारत की रैंक जो है वो 4th नंबर की रहती है। ठीक है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ में कुल टोटल 107 पदक जो हैं वो जीतते हैं। 2026 में कहाँ पर होंगे एशियन गेम्स? 2023 में हो गए थे, इसके बाद में 26 में होंगे। 2022 में होने थे लेकिन 23 में हुए थे। ठीक है, तो जापान के नगोया में 2026 में होंगे और 2030 में दोहा कतर में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 1951 में जो है दिल्ली में शुरुआत होती है, 1982 में भी भारत में ही हुए थे। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? तो ये रूस में होती है। कब? 1986 में। और भारत में कौन सी त्रासदी होती है? तो भोपाल गैस त्रासदी होती है, जो कि 1984 में होती है। इसमें क्या था? MIC, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट के रूप में जानते हैं, गैस लीक हो गई थी। और कंपनी कौन थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में आता है। इसको पेश कब किया जाता है? 18 मई 1773 में इसको पेश किया जाता है और 10 जून 1773 में इसको लागू कर दिया जाता है। और इसको बनाया किसने था? तो बंगाल के गवर्नर थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको बनाया गया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, कौन? बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। फिर गवर्नर जनरल बनते हैं, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद में गवर्नर जनरल जो कि भारत के पहले होते हैं। ठीक है, वो किसको बनाया जाता है? तो वो विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। और भारत के पहले वायसराय किसको बनाया जाता है? तो कैनिंग को बनाया जाता है। ठीक है, इसको कैनिंग को 1773 एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल, 1833 एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल और 1858 एक्ट के तहत वायसराय। ठीक है, 1774 में उच्चतम न्यायालय बना। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसमें 4 जज बने और CGI जो पहले थे वो एलिजा एम्पे को चुना गया और इनके साथ में जो है वो 3 अन्य बनते हैं, चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और जॉन हाइड। किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन कौन? विक्टोरिया के नाम पर शासित किया जाना तय किया? यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो कि गृह सरकार की शुरुआत होती है, इसमें 15 सदस्य रहते हैं। इनके लिए एक राज्य सचिव होता था। पहले सचिव जो बनते हैं वो स्टैनली बनते हैं। भारत परिषद को ख़त्म 1935 में कर दिया गया था और राज्य सचिव पद का जो खत्म है वो 1947 में कर दिया गया। 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। 1858 से
1947 तक जो है वो क्राउन का शासन रहता है और क्वीन का पत्र कैनिंग ने 1 नवंबर 1958 को मिंटो पार्क यानी कि प्रयागराज में पड़ा था। ठीक है। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1919 में होता है। मार्ले मिंटो सुधार, एक मिनट रुकना, 1919 में या फिर 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो एक बार कंफर्म कर लेंगे, जहाँ तक है कि 1909 या फिर 1919 में ऐसा ही कुछ हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर की कार्य की परिषद की, गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद में भारतीय भी शामिल होंगे, ये बोला गया था इसमें। और पहले कौन थे? तो एसपी सिन्हा जो थे वो मार्ले मिंटो सुधार में सम्मिलित होते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में ही होता है। कब? 1909 में ही होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आता है। ये मार्ले मिंटो अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम एक जैसे लगते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो है वो 1909 में आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो 1919 में आता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब होता है? तो 1960 में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? तो 1953 में आता है, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का सुझाव दिया गया था। इसकी रिपोर्ट 1955 में सौंपी जाती है और स्वीकार जो है वो 1956 में होती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? तो फजल अली कमेटी था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो फजल अली आयोग के द्वारा होता है। और अध्यक्ष भी कौन चुने गए थे इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो फजल अली ही चुने गए थे। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है? तो 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बन जाता है। किसके प्रयास से होता है? तो एक पर्सन थे पोट्टी श्री रामालू। कौन? पोट्टी श्री रामालू के प्रयासों से आंध्र प्रदेश को जो है वो 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया जाता है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो कब अलग होता है? तो नवीनतम राज्य जो है वो 2 जून 2014 को जो है वो तेलंगाना को मनाया जाता है। और किससे अलग किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जाता है। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन होता है? तो 1972 में मेघालय का गठन होता है। कब? मेघालय का। 30 मई 1987 की बात कर लेते हैं तो गोवा का गठन होता है। और 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा मणिपुर की बात कर लेते हैं तो 21 जनवरी 1972 को इनका गठन होता है। सिक्किम को कब मिलाया गया है? तो आर्टिकल 2 से सिक्किम को मिलाया जाता है। कब? 16 मई 1975 में। ठीक है। 35वां आर्टिकल जो है, नहीं 35वां संविधान संशोधन जो है इससे इसको भारत में पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया जाता है। और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फिर इसको यूनियन टेरिटरी से राज्य में कन्वर्ट किया जाता है। तो 35 और 36 जो संविधान संशोधन है वो सिक्किम से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं तो भारत के अंदर राज्यों में परिवर्तन को लेकर आर्टिकल 3 जो है इससे संबंधित है। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड को, झारखंड को जो है वो बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया जाता है। नागालैंड की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1963 को होती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर लेते हैं। इन दोनों को कब अलग किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 से यूनियन टेरिटरी बनाया। रानी पद्मावती का संबंध किससे है? अगर आपने पद्मावत मूवी देखी तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होगी। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि 1540 में लिखी गई थी। पद्मावत जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। कौन? रानी पद्मावती। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर अलाउद्दीन इसकी जो गद्दी है वो छीन लेता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कर लेते हैं तो 1290 से लेकर 1296 तक इनका शासनकाल रहता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा या जो भी रहते हैं, ठीक है, इनको मार देते हैं ये।
और इनका एक जो 1000 दिनारी के रूप में जो इन्होंने 1000 दिनार लेकर खरीदा था एक पर्सन को, उसका नाम था अली गुरसप, जिसको सिकंदर ए सानी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक चलता है। और अलाउद्दीन खिलजी के ही चक्कर में रानी पद्मावती जो है वो अपने आप को आग में समर्पित कर देती हैं। आपने मूवी देखी होगी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अमीर खुसरो जो कि दरबारी कवि था किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। इसकी एक पुस्तक थी तुगलका नामा। नूर सिपिहर भी इसकी पुस्तक थी। मिफ्ता उल फुतहू भी इसकी पुस्तक थी। तारीख ए अलाई भी इसकी पुस्तक थी। नॉर्थ अभियान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का था। 1298 में ये गुजरात में कड़देव और मलिक गफूर अली गुरसप और सिकंदर सानी अलाउद्दीन के ही नाम थे। ये मलिक गफूर जो है इसको 1000 दिनारी के रूप में जानते थे, क्योंकि इसको 1000 दिनार देकर जो है वो खरीदा गया था। रणथंभौर में इसका अभियान कब चलता है तो 1301 में चलता है। और चित्तौड़गढ़ पर अभियान जो कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी, वो 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अभियान चलता है। मालवा का अभियान जो है वो 1305 में चलता है। देवगिरी पर जो कि साउथ में होता है अभियान। ये सारे नॉर्थ में थे और ये सारे साउथ में थे, देवगिरी, वारंगल और होयसल और पांडे में जो है वो 1311 में इसका अभियान चलाया जाता है। होयसल में 1310 में, वारंगल में 1309 में और देवगिरी में 1296 में। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस राजा को पराजित किया था तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, जो कि बंगाल के राजा थे। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में होता है तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में होता है। कब? इसका शासनकाल जो है वो 1325 से 1351 तक होता है मोहम्मद तुगलक का। नवरोज सिजदा पावोस की प्रथा, सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना और पावोस का मतलब होता है लेटकर पैरों को चूमना। तो ये बलवन के द्वारा, बलवन हाइट में छोटा था और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। इसने क्या किया था, एक पर्सन के साथ में उसकी पूरी चमड़ी निकाल के उसके अंदर जो है वो भूसा भरा था। तो यही बलवन है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो अपना रंग दिखाता है इंसान, तो बस बलवन भी उसी तरीके का था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो है, जिसको पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी कहते हैं और जिसके द्वारा जो है वो अन्य अन्य तरीके की बहुत सारी मुद्राएं चलाई गई जो कि विफल रहती हैं। उस टाइम की चमड़े की मुद्रा चला दी गई। ठीक है, तो MBT जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, ठीक है, इसमें बिन भी लगा सकते हैं आप। तो इसने जो अपनी राजधानी है वो 1327 में देवगिरी ले गया, ये दौलताबाद से। ठीक है, आधी जनता इसने इधर जाने में ख़त्म कर दी और आधी जनता इसने इधर जाने में ख़त्म कर दी। इसकी मृत्यु कैसे होती है तो ये खुद को ही जो है वो काफ़ी मंजिल से कूद कर ये अपनी जान दे देता है। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई जो कि असफल रहता है। कराचल अभियान भी असफल रहता है। खुरासन अभियान भी जो है इसके द्वारा असफल रहता है। किसानों के लिए अमीर कोही की स्थापना करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रसिद्ध यात्री जो कि इब्न बतूता है, ये मोरक्को से आता है। कहाँ से? मोरक्को से। कब आता है? 1313 में आता है। कौन? इब्न बतूता। इसकी एक पुस्तक है रहला जो कि अरबी में है। किस में है? अरबी में एक रहला पुस्तक है और ये दिल्ली का काजी बना और 1342 में चीन भेज दिया गया। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है? कौन? तुगलक के लेखक कौन है तो गिरीश कार्नाड जो है ये तुगलक के लेखक हैं और ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक है। अन्य नाटक कौन सा है तो नागमंडला, ये अन्य नाटक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन पर आधारित है कौन सी प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक? तुगलक। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किसने किया था तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो कौन है तो कालिदास हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। विलियम जोन्स ने जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किया था। रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था तो RTH ग्रिफिथ ने रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, लेकिन KM गांगुली ने महाभारत का किया था इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक है, पंचतंत्र का वर्णन किसने किया इंग्लिश में तो थॉमस नॉर्थ ने किया था। चंद्र ग्रहण कब होता है तो पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्र ग्रहण लगता है।
देखो चंद्रमा क्या है, देखो सूर्य तो दोनों में ही आएगा, ठीक है, बस किसका सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, सूर्य क्या है अपनी जगह स्थित है, लेकिन चंद्रमा में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, और सूर्य ग्रह में क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, ठीक है। किसके सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। हेली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है, तो हेली धूमकेतु कब 2061 में इसके पृथ्वी पर वापस लौटने की उम्मीद है। इसकी खोज कब होती है, हेली धूमकेतु की 1758 में होती है। लगभग ये 75 और 76 वर्ष के बाद में दिखता है। आखिरी बार कब दिखा था, तो 1986 में ये दिखा था। अब कब दिखेगा, तो लगभग 2061 में ये जो है वो इसके दिखने के चांसेस हैं। वजन के अनुसार भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत है, तो भूप्रपट्टी की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग 46.6% है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 46% है, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, Fe 5%, ठीक है। मानव शरीर में क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, OCHN, ठीक है। और भूप्रपट्टी की बात कर लेते हैं तो भूप्रपट्टी में होता है औसल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एल लोहा जिसको हम कहते हैं, Fe उसको रासायनिक भाषा में डिकोड करते हैं Fe से, ठीक है। इसके बाद में वायुमंडल की बात कर लेते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है नो आर्को, कौन सी, यानी कि नाइट्रोजन 78%, इसके बाद में ऑक्सीजन, वायुमंडल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भूप्रपट्टी अलग है, वायुमंडल अलग है, और मानव शरीर अलग है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहती है, फिर ऑक्सीजन रहती है, फिर आर्गन रहती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% सबसे कम रहती है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, जिसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र अभी हमने आपको बताया था। सबसे गर्म जो है वो शुक्र होता है। वैसे तो मतलब ऐसा होता है, पृथ्वी है, सॉरी ये सूर्य है, इसके आगे जो है वो बुध है, और इसके बाद में शुक्र है, ठीक है। लेकिन जो सबसे गर्म है वो कौन सा है, तो वो सेकंड नंबर का शुक्र है। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो जो सूर्य की जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है, तो शुक्र पर ये रहती है। क्यों, किसकी वजह से, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से शुक्र जो है वो सबसे गर्म है, और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन माना जाता है, और रोमन देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया शुक्र को, ठीक है। शुक्र क्या है, एक रोमन देवी के नाम है। इस तरीके से ये सूर्य होता है। बुसुप्रम इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसको आंतरिक ग्रह या फिर ठोसीय ग्रह कहते हैं, और इनके बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिनके 4 यहाँ पर ग्रह हो जाते हैं और 4 यहाँ पर ग्रह होते हैं। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिनको जोवियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह के नाम से हम जानते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो लगभग है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है द्रव्यमान। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो लक्षवक्ष गोलाव में है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद में आगे चलते हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये उत्पादन के 4 कारक हैं। औसत उत्पाद कैसे निकालते हैं, तो कुल उत्पाद बटे में श्रम को रखते हैं। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किन की है, ये अलग है। इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में लिखी गई थी। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसकी, ये जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक है। एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि 1776 में लिखी गई थी, और थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये भी एडम स्मिथ की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन और थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट है ना। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं,
तो स्पर्धा की कमी जब हो जाती है किसी मार्केट में तो उसको मोनोपोली कहते हैं, यानी कि प्रतियोगिता का अभाव। क्या? प्रतियोगिता का अभाव। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? जो कि सरकारी क्षेत्र होता है, सार्वजनिक में कितना है? तो ये 51% है। और निजी क्षेत्र कितना है? मतलब कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें अगर 49% अपना भागीदार है, मान लो 49 रुपये मेरे हैं और 51 रुपये जो है वो सरकार के लग रहे हैं, तो सरकार ही जो है उसका डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ आगे नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ क्या होनी चाहिए। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 51% भागीदारी मेरी है तो हम अपने अकॉर्डिंग कंपनी को चलाएंगे, ना कि सरकार के अकॉर्डिंग। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग कितना परसेंट है? तो 80% जो भाग है वो कृषि पर आधारित है। और अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो ये कृषि पर आधारित था। ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की जो सब सर्वाधिक आबादी है वो किस पर निर्भर रहती है? तो कृषि पर निर्भर रहती है, जिसमें 3 क्षेत्र रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण, जैसे जो कंपनियां वगैरह हैं वो द्वितीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? जितने भी सरकारी काम है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट बैंकिंग है, गवर्नमेंट जो बसें चलती हैं वो, ठीक है, और जो गवर्नमेंट की जो सिम वगैरह आती हैं जैसे बीएसएनएल है वो गवर्नमेंट की सिम है। तो ये सभी जो है वो संचार के साधन हैं। तो तृतीय क्षेत्र में ये सभी चीज़ें जो हैं वो आएंगी, ठीक है। किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया? तो गेम्स वाइड ओपन जो है इनका अनावरण किया गया, और जो कि 33वें नंबर के ओलंपिक थे, और इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। शुभंकर क्या था 2024 का? तो फ्रीज पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था, ठीक है। 33वें नंबर के जो ओलंपिक हुए थे उनका। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है वो 2025 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तराखंड में होता है, जो जिसके गेम्स जो हैं वो 26 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलते हैं। 13 फरवरी हो चुकी है, और इसका शुभंकर जो है वो मौली होता है, जिसकी थीम क्या थी? हरित खेल थी। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर। मसाल का नाम क्या था? तो तेजस्विनी था। पहला स्थान किसने पाया है? तो सेना ने। किसने पाया है? सेना ने। कुल कितने? 68 गोल्ड पाए हैं। ओवरऑल 121 मेडल जो है वो सेना के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय खेलों की कब होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। किसानों और उद्यमियों के समर्थन के लिए किस भारतीय राज्य ने बाना के योजना शुरू की है? तो किसने? मिजोरम ने ये योजना शुरू की है। एनटीआर जिसको हम कहते हैं भरोसा पेंशन योजना, ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो एनटीआर आंध्र प्रदेश, ठीक है। एनटीआर एक करके एक साउथ की हीरो भी है, ठीक है, जिन्हें एनटीआर के रूप में जानते हैं। भरोसा पेंशन योजना ये आंध्र प्रदेश की है। गृह आधार योजना ये गोवा की है। भारत में कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई हैं? तो एक बॉक्सर है, कौन? निखत जरीन, जो कि विश्व चैंपियन गोल्ड रह चुकी हैं 2022-23 में। कौन? विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2022-23 में, और ये तेलंगाना की डीएसपी के रूप में नियुक्त की गई हैं। मोहम्मद सिराज जो कि क्रिकेटर हैं, ये भी डीएसपी बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज, जो कि क्रिकेटर से संबंधित है। दीप्ति शर्मा ये भी एक क्रिकेटर से संबंधित है। एक राधा यादव करके हैं, अभी आजकल बहुत ज़्यादा उनकी रील चल रही है, ठीक है। उन्होंने एक कैच लिया था, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था, और ये यूपी की डीएसपी बनी है। कौन? दीप्ति शर्मा। कौन है? एक क्रिकेटर हैं, याद रखेंगे क्योंकि यूपी की बनी हुई है, और यूपी के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाबा। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी।